हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप जो है आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड, जैसा कि हम आईपीसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हमारी क्लास का 7वां दिन है। जैसा कि हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 25 तक जो है समझ लिया था, सीख लिया था। आज की क्लास में हम सेक्शन 26 जो है आईपीसी को कंटिन्यू करेंगे। हम चैप्टर 2 साधारण स्पष्टीकरण जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 6 से 52A का जो पार्ट है उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 26। फ्रेंड, सेक्शन 26 आ रहा है अब आपके बोर्ड पर। एमपीसीजे एग्जाम की तैयारी जारी है। सेक्शन 26, तो आप अपना बैरेक्ट खोल लीजिए। हम सबसे पहले सेक्शन 26 को रीड करेंगे बैरेक्ट से। सेक्शन 26 बताता है रीज़न टू बिलीव, यानी विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब यह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। ये बात उसमें सेक्शन 26 में बताई गई है। यानी सेक्शन 26 बात करता है विश्वास करने का कारण, रीजन। किसका? विश्वास करने का, यानी रीजन टू बिलीव, यानी विश्वास करने का कारण क्या होगा। तो ये इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी बात पर, यानी कोई व्यक्ति है वह किसी बात पर, कोई व्यक्ति है, कोई बात है जिस पर विश्वास करने का कारण रखता है, विश्वास करने का रीजन रखता है, कारण रखता है। तो यह कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी बात पर विश्वास करने का कारण रखता है? तो इसमें बताया गया है यह तब कहा जाएगा, कब कहा जाएगा इसमें ही बताया गया है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतुक रखता है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, पर्याप्त हेतुक यानी कारण। यानी कोई व्यक्ति या कोई पर्सन है, कोई बात है जिस पर विश्वास करने का यानी बिलीव करने का काज रखता है, कारण रखता है कि हाँ मैं उस बात पर विश्वास करता हूँ, तो उस व्यक्ति के बारे में यह तब कहा जाएगा कि वह उस पर विश्वास करने का कारण रखता है तब जब उस व्यक्ति के पास क्या हो? पर्याप्त हेतुक हो, यानी कारण हो कि आपकी बात पर हम विश्वास किस प्रकार से करें, यानी कोई रीजनेबल काज हो। ये सेक्शन 26 बताता है। यानी कोई व्यक्ति किसी बात पर विश्वास करने का कारण रखता है, ये तब कहा जाएगा जब वह पर्याप्त हेतुक रखता है, कारण रखता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दुकानदार है, अब उस पर एक व्यक्ति आता है जो मान लीजिए एक मोबाइल लेकर आता है कि ये मोबाइल 3 दिन पुराना है, बिल्कुल न्यू है, मार्केट में इसकी प्राइस जो है 20,000 रुपये है, लेकिन आपको मैं ये 3,000 रुपये में ही दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो दुकानदार कहता है ये तो अच्छा है, मुझे चाहिए भी, मुझे इसका ऐसा करिए बिल दे दीजिए जिससे मैं इसका जो है रिकॉर्ड रख सकूं। तो जो व्यक्ति दुकान पे आता है वह कहता है कि इसका बिल तो गुम गया है या खो गया है, मिल नहीं रहा, मैं आपको बाद में दे दूंगा, या आनाकानी कर रहा है इस तरह की। तो ये दुकानदार जो है इस बात का उसको डाउट हो गया है कि ये जो बात कह रहा है कि मोबाइल जो है 3 दिन पुराना है, मेरा है, और मैं इसको आपको 20,000 का है, इसको 3,000 रुपये में ही दे रहा हूँ। तो दुकानदार को शक है कि ये झूठ बोल रहा है,
यानी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ जाए कि व्यक्ति कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है, इस कारण से ये कुछ आनाकानी कर रहा है, वरना ये हमें बिल दिखाता, तो उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण बन रहा है। तो यही सेक्शन 26 बताता है कि विश्वास करने का, यानी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को ऐसी बात उसके समक्ष आती है या कोई व्यक्ति करता है तो उस पर विश्वास करने का अगर उस पर पर्याप्त हेतु बन रहा है तो ये सेक्शन 26 के अंतर्गत आएगा। रीजन टू बिलीव, यानी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को या ये विश्वास हो जाना चाहिए कि या तो ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, पर्याप्त हेतुक है, यानी उस समझ जाना चाहिए कि इस जो भी बात उसके समक्ष आ रही है उसको साबित करने के लिए सच है या झूठ है उसके लिए पर्याप्त हेतुक है। या तो सामने वाले के पास पर्याप्त हेतुक होना चाहिए या दूसरे व्यक्ति जिसके पास वो आ रहा है उसके पास पर्याप्त हेतुक है। तो उस पर्याप्त हेतुक को समझने की पर्याप्त बुद्धि है सामान्य व्यक्ति में, वही सेक्शन 26 में विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव है, ये हमने समझा है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बस यही है, और इसमें सेक्शन 26 से ज़्यादातर जो है टाइटल बेस पे ही पूछा जाता है, लेकिन हम इसको समझा। अब आते हैं सेक्शन 27। अब सेक्शन 27 बैरेक्ट में आ जाइए, बैरेक्ट खोल लीजिए। बैरेक्ट में हम पढ़ते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है कहा जाता है। ये बोला गया है इसमें सेक्शन 27। इसका स्पष्टीकरण क्या बोलता है? लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। ये हमने पढ़ा सेक्शन 27 में। अब टाइटल बेस से भी इसमें क्वेश्चन आता है। पत्नी वर्ड यूज किया गया है, लिपिक और सेवक। पत्नी, लिपिक और सेवक के कब्जे में अब यहां किसकी बात की जा रही है? इन तीनों में से किसी के पास कब्जे में संपत्ति की, यानी पत्नी है या लिपिक है या सेवक है, उसके कब्जे में संपत्ति की बात सेक्शन 27 करता है। अब क्या बात करता है, आइए देखते हैं। इसमें बताया गया है, जैसा कि हमने रीड किया, कि अगर पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, जब संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, यानी कोई व्यक्ति है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कोई संपत्ति जो है उस व्यक्ति की पत्नी, या तो उस व्यक्ति की क्या है, पत्नी के पास है, रखी हुई है। मान लीजिए इसके पास 2 लाख रुपए हैं, उसकी पत्नी के पास है, उसने दे रखे हैं, घर पर रख के आया था, उसकी पत्नी के पास है और अभी वो कहीं पर है। या 2 लाख रुपए जो है सेवक के कब्जे में, या सेवक को दे के आया है या लिपिक को दे कर आया है। तो इन तीनों में से यदि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में अगर इस व्यक्ति ने उसको कुछ पैसे दिए हैं, या कोई प्रॉपर्टी है, या कोई मकान है, या कोई ज़मीन के संबंधित कोई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट हैं, तो अगर इनके कब्जे में रखे हुए हैं तो आईपीसी के अर्थ में ऐसा माना जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में ही है। मान लीजिए इस व्यक्ति के पास अनलीगली रूप से 2 लाख रुपए रखे हैं, चोरी के हैं, लेकिन वह इसके पास नहीं पाए जाते क्योंकि
वह चोरी करके इनमें से किसी को वह 2 लाख रुपए दे देता है और इसके बाद में पकड़ा जाता है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसके पास पैसे नहीं हैं तो वह लायबल नहीं है किसी क्राइम के लिए, क्योंकि उसमें वो ऐसे कह दे कि ये तो मेरी पत्नी के पास है, लिपिक के पास है, सेवक के पास है, मेरे पास कहाँ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के निमित्त कोई संपत्ति, जो उसकी संपत्ति अगर पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसकी संपत्ति उसी के पास है, ना कि इनके पास, यानी उसी के कब्जे में है जिसकी ये संपत्ति है या जिसने इन्हें दी है। पत्नी, लिपिक या सेवक को जो संपत्ति दी है वह ऐसा माना जाएगा कि इसी के कब्जे में है। यह आईपीसी सेक्शन 27 बताता है। सिंपल सा ये याद रखना है। और इसका सेक्शन 27 का स्पष्टीकरण जो हमने रीड किया, ये बोल रहा है कि लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक, यानी इसमें लिपिक और सेवक के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है कि लिपिक और सेवक से क्या समझा जाएगा। लिपिक या सेवक से ये समझा जाएगा या तो किसी विशिष्ट अवसर पर, यानी अस्थायी रूप से या तो नियोजित किया गया है, या किसी विशिष्ट अवसर पर, स्पेशली कोई अवसर है उस पर अपॉइंट किया गया है उस व्यक्ति ने जिसके कब्जे में उसने संपत्ति दे रखी है। तो ये माना जाएगा कि लिपिक या सेवक जिसको अस्थायी रूप से या विशिष्ट अवसर पर जो है किसी प्रयोजन के लिए क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, वही लिपिक सेवक इसके अंतर्गत आता है। यानी लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत लिपिक और सेवक हैं। तो ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, अस्थायी रूप से या विशिष्ट अवसर पर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना सकते हैं लिपिक या सेवक के अर्थ से तात्पर्य क्या है, तो अस्थायी रूप से या विशिष्ट अवसर पर, या कोई अन्य ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको लेकिन जो डायरेक्ट में वर्ड यूज़ किए गए हैं उन्हें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है लॉ या जुडिशरी एग्जाम में वर्ड टू वर्ड ही बनते हैं। सिंपल आपको याद नहीं रखना है। अस्थायी का अगर दूसरा वर्ड याद कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। अस्थायी रूप से विशिष्ट अवसर पर लिपिक या सेवक है तो यही आएगा। इसका भी अगर कोई अदर वर्ड बनता हो तो नहीं आएगा, आप उसको अदर वर्ड को याद कर लेंगे तो कुछ काम नहीं है, आपको यही वर्ड याद रखने पड़ेंगे, लिपिक या सेवक। तो इस तरह से सेक्शन 27 क्लियरिफाई हुआ। अब हम सेक्शन 28 बोलता है कूटकरण। इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट लगाइए बैरेट में। आरजेएस मेन एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है। मेंस के एग्ज़ाम में कूटकरण का मेंस के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनता है। इंग्लिश में बोलें तो काउंटर फीट। कूटकरण सेक्शन 28 रीड करते हैं हम बैरेक्ट से। बैरेक्ट को देखिए। कूटकरण, जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश प्रवंचना करे या संभाव जानते हुए करता है कि तद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण कहलाता है। यह कहा जाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन है। स्पष्टीकरण 1 और 2 दे रखे हैं इसमें। स्पष्टीकरण 1 है, कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। दूसरा स्पष्टीकरण, जब कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश कर दे या सदृश ऐसा है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, ये उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश करता है, बनाता है। उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था, यह संभाव्य जानता है, एतद्द्वारा प्रवंचना की जाएगी। ये तो हमने सेक्शन
28 कूटकरण काउंटरफिट को पढ़ा। अब हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो सेक्शन 28 में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि कूटकरण की परिभाषा कहाँ है, धारा 28 में। अब इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है, कोई एक व्यक्ति है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ को, मतलब कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को दूसरी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे नोट हो सकता है 100 रुपये का, 100 रुपये का नोट हो सकता है। तो कोई व्यक्ति एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, इसमें ये बोला गया है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश, सदृश का मतलब समान, उसकी नकल, इस आशय से, इसमें क्या आया, इंटेंशन, इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे या संभाव्य जानते हुए। पहला कंडीशन, एक व्यक्ति किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के इस आशय से प्रवंचना, प्रवंचना मतलब उसकी नकल कर रहा है, तो पहली कंडीशन हो गई। या इसमें पहला तो इंटेंशन आ गया, इसमें इस आशय से कर रहा है। दूसरा संभाव्य, यानी जो वह कर रहा है कि मैं एक नोट का दूसरा नोट बना रहा हूँ नकली, तो उसको संभावना है कि उससे प्रवंचना यानी धोखा या उससे किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो उसकी संभावना भी वह जानता है। यह दूसरा पॉइंट हो गया। यानी इसमें ये बोला गया है कि ये संभाव्य जानते हुए कि उस सदृश्यता से, यानी जो नकल वो बना रहा है तो उसको मार्केट में चलाया जा सकता है, वो उसका हुबहू है, तो उसके बारे में संभाव्य है, यानी वो जानता है कि ऐसा करने से ऐसा किया जा सकता है, तो ये संभाव्य वर्ड आया है यहाँ पे। तो वह कूटकरण कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, कूटकरण कहलाता है। तो ये हमने इसको एक बिखेरा परिभाषा को, और इससे पॉइंट निकल कर आया। पहला पॉइंट, एक चीज को दूसरी, पहला पॉइंट तो आ रहा है कूटकरण के लिए क्या होना आवश्यक है, कोई भी चीज या कूटकरण किया तो उसके लिए एक चीज को दूसरी चीज के सदृश्य करना, ये इससे पहला टर्म निकल कर आया। कूटकरण के लिए क्या होना आवश्यक है, एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बनाना, दिखता हुआ बनाना, सदृश्य करना। दूसरा टर्म इससे निकल कर आया, इस आशय से कि सदृश्य से प्रवंचना की जाएगी। आप हैंड नोट बना सकते हैं, इस आशय से कि सदृश्य प्रवंचना, जिसे हम सिंपल में धोखा भी कह सकते हैं, की जा सकेगी। तीसरा अंतिम टर्म इस परिभाषा से आता है, ये संभाव्य जानते हुए। ये संभावना जानता है कि वो ऐसा अगर सदृश्यता करेगा, इस तरह की नकल करेगा, तो उससे ऐसी सदृश्यता से प्रवंचना, प्रवंचना यानी धोखा किया जा सकेगा, यानी उसके बारे में संभावित संभावना भी जानता है, किया जा सकता है। तो इस तरह से ये तीन टर्म इस परिभाषा सेक्शन 21 कूटकरण के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति ने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश्य किया है, पहली कंडीशन। दूसरा, इस इंटेंशन से किया है कि उस सदृश्य से वो प्रवंचना के साथ धोखा दे सकता है किसी को, कि एक नोट की नकल यानी 100 रुपये का नोट वैसा का वैसा हूबहू बना देगा, सिक्का बना सकता है वैसा का वैसा, और उसको मार्केट में चलाएगा, तो कोई भी अन्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उस पर विश्वास कर लेगा कि ये 100 का ही नोट है या 10 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, वैसा ही सिक्का है हूबहू, तो धोखा देने की प्रवंचना की जा सकेगी।
तीसरा, ये संभावना जानता है कि वह इस तरह के सदृश्यता से, इस तरह की जो ये कूटकरण कर रहा है उससे वह किसी को धोखा दे सकता है, कि वह मार्केट में अगर जाएगा 100 का नोट लेके तो दूसरा व्यक्ति उस पर ईजिली विश्वास कर लेगा कि हाँ ये नोट असली है। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशन सेक्शन 28 यानी कूटकरण के लिए आवश्यक है, तभी कोई व्यक्ति कूटकरण कहलाता है या कूटकरण करता है कहा जाएगा। तो आपको ये तीनों टर्म्स ध्यान रखने हैं, हैंड नोट में आप नोट कर लीजिए। अब इसमें हम स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। इसमें 2 स्पष्टीकरण जैसे हमने पढ़ा था। स्पष्टीकरण पहला जो हमने पढ़ा था उसमें बताया गया है सेक्शन 28 का जो स्पष्टीकरण 1 है, उसमें कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। तो आप इसमें सिंपल लिख लीजिए, कूटकरण जो है के लिए नकल जो की जा रही है ठीक वैसा होना आवश्यक नहीं है, होना आवश्यक नहीं है। ये पहला कंडीशन। स्पष्टीकरण 2, न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा कि सदृश्यता प्रवंचना करने के आशय से या संभाव्य जानते हुए की गई है। अब यहाँ पर न्यायालय के बारे में उपधारणा की गई है कि न्यायालय इस बात की उपधारणा कर सकेगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि यानी न्यायालय प्रिज्यूम कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा कि जो है सदृश्यता, यानी जो इस प्रकार की धोखेबाजी की गई है, नकल की गई है, सदृश्यता, किस सदृश्यता, प्रवंचना यानी धोखा देने के आशय से की गई है। यानी इस तरह की अगर एक व्यक्ति ने दूसरी तरह की कोई कूटकरित चीज़ बनाई है तो न्यायालय इस बात का प्रिज्यूम्पशन कर सकेगा, उपधारणा कर सकेगा कि इस प्रकार की जो सदृश्यता है वो प्रवंचना यानी धोखा करने के आशय से की गई है, कि आशय से, इंटेंशन से की गई है, या शब्द इसमें है या संभावना जानते हुए की गई है, कि उसके बारे में वो जानता था कि वो ऐसा कार्य कर रहा है तो उससे ऐसा होगा, उससे किसी को धोखा दिया जा सकता है, किसी को धोखा हो सकता है, संभावना जानते हुए। तो ये 2 टर्म है न्यायालय के लिए जब वो प्रिज्यूम्पशन यानी उपधारणा करेगा, या तो उसकी सदृश्यता इस प्रकार से कर रहा है कि जो प्रवंचना है उसका आशय है और संभावना है कि वह जानता है कि ऐसा करने से ये होगा। तो ये स्पष्टीकरण 1 और 2 भी हमने रीड किया। तो सेक्शन 28 जो है कंप्लीट हुआ। इसमें एक केस लो भी आपको हम नोट करवाएंगे, आप डायरेक्ट में इसको लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। जब इसका मेंस का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब चीज़ें इस तरह से जैसा हमने बताया सरल भाषा में लिखनी है और उसके अंत में केस लो का हवाला देना है, जिससे आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बेहतर होगा। अब यहाँ केस लो नोट कर लीजिए आप। केस लो है सेक्शन 28 में, स्टेट ऑफ केरल बनाम मदई वर्गीस 1986 सुप्रीम कोर्ट। स्टेट ऑफ केरल बनाम मथई वर्गीस 1986 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, इसको आप डायरेक्ट में नोट करिए। इसमें डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी निर्धारित किया था कि विदेशी मुद्रा की नकल भी कूटकरण है। यदि विदेशी करेंसी है उसकी इंडिया में अगर कोई नकल कर रहा है वैसी की वैसी, तो वह भी कूटकरण की श्रेणी में आएगा, वहाँ पर भी सेक्शन 28 अप्लाई होगा। यानी विदेशी मुद्रा की नकल भी कूटकरण है। ये आपको इम्पोर्टेंट केस लो है,
इसको इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरह से सेक्शन 28 जो है कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 29। सेक्शन 29 दस्तावेज की डेफिनेशन। बैरेक्ट पे आ जाइए। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। बैरेक्ट से हम पहले रीड करते हैं। बैरेक्ट खोल लीजिए। दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किए जा सकें। स्पष्टीकरण 1। यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं या किस साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित हैं या नहीं, या उपयोग किए जा सकते हैं या नहीं। और स्पष्ट इसमें दृष्टांत दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। स्पष्टीकरण 2 लिखा हुआ है, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न किया गया हो। तो ये स्पष्टीकरण 1 और 2 हमने रीड किया और दृष्टांतों को भी हम समझेंगे, और हमने जो है सेक्शन 29 की डेफिनेशन है इसको भी रीड किया। अब हम सेक्शन 29 दस्तावेज को पढ़ते हैं। अब इसमें हमने जब परिभाषा को रीड किया, आपने बैरेक्ट में रीड किया, तो इसमें लिखा हुआ है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, ये क्या है? एक सब्जेक्ट, विषय, किसी एक सब्जेक्ट विषय का द्योतक है, उसको दर्शाता है। ये एक सब्जेक्ट है, दस्तावेज एक विषय है किसी बात के बारे में, जिसको किसी पदार्थ पर, यानी एक जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको किसी पदार्थ पर, यानी किसी प्रकार का पदार्थ है उस पर छापा गया है, उस पर किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ है उस पर क्या कर सकते हैं? 3 वर्ड यूज किए गए हैं इसमें, अक्षरों द्वारा, यानी अक्षरों द्वारा जैसे ABCD या अल्फ़ाबेटिकल रूप में उसको छापा गया है किसी सब्जेक्ट मैटर पर, यानी किसी पदार्थ पर या तो अक्षरों के द्वारा या अंकों द्वारा, यानी डिजिटल 1 2 3 4 इस तरह से, या चिन्हों के साधन द्वारा, मार्क्स लगाए गए हैं, एरो, सर्कल, चिन्हों के साधन द्वारा क्या किया गया है? या अब ये तो यहाँ से एक, इसमें जो पहला हमने पढ़ा इसमें देखा कि दस्तावेज एक सब्जेक्ट मैटर का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, या वर्ड यूज में किया गया, या के बाद इसमें क्या बोला गया है? या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा, या तो अक्षरों के द्वारा, अंकों द्वारा या चिन्हों के साधन द्वारा, या उनमें से एक से अधिक साधन, यानी अक्षरों के द्वारा भी, अंकों के द्वारा, यानी किसी पदार्थ है उस पर अक्षर भी लिखे हुए हैं, ABCD भी, अंक भी लिखे हुए हैं, या चिन्ह भी लगाए गए हैं, या सिंगल लगाए गए हैं, या सब लगाए गए हैं। तो ये चीज़ क्लियर कर रहा है। या पत्थर पर है, ज़मीन पर है, किसी दीवार पर है, अगर इस तरह के अक्षर, अंक, चिन्ह लिखे जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्लियर हुआ।
अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, यानी उसको अभिव्यक्त रूप से किया गया है या उसका वर्णन किया गया है, शॉर्ट में लिखा गया है या उसका वर्णित रूप में लिखा गया है, तो ये पदार्थ दस्तावेज, यानी ये पदार्थ जो विषय का द्योतक है वो डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है। जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किए जा सके। अब यहाँ एक और बोले कि साक्ष्य के रूप में, यानी एविडेंस के रूप में उसको उपयोग में लाया जा सकता है या उसको लाए जाने की आश्रित है, ला सकते हैं या लाने की के लिए आश्रित है। तो यही है दस्तावेज। यानी दस्तावेज शब्द का अर्थ ये निकल कर आता है कि दस्तावेज पहली कंडीशन एक सब्जेक्ट है जिसको किसी पदार्थ पर, यानी चाहे दीवार हो, ज़मीन हो, कागज़ हो, कुछ भी हो, जिस पर अगर अक्षर लिखे गए हैं, अंक लिखे गए हैं, चिन्ह लगाए गए हैं, कुछ संदेश मैसेज लिखा गया है, या उनमें से सब के द्वारा अंक भी है, अक्षर भी है, चिन्ह भी है, तो उस पदार्थ पर अगर इस तरह की चीज़ें लिख दी गई है, छाप दी गई है और वह साक्ष्य के रूप में उपयोग लाई जा सकती है या लाई जाने के लिए आश्रित है, तो वह डॉक्यूमेंट है। ये सेक्शन 29 डिफाइन करता है। उसकी परिभाषा में ये टर्म निकल कर आते हैं, इन शब्दों से ही ये परिभाषा डॉक्यूमेंट बना है। तो ये आप क्लियर कर लें। अब इसमें हम दृष्टांत जो हमने पढ़े थे, जो हमने रीड नहीं किए थे, लेकिन अब हम उसको, उसमें क्या है उनको समझेंगे। दृष्टांत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। दृष्टांत लिखित संविदा एक दस्तावेज है। पहला दृष्टांत ये बोल रहा है लिखित संविदा, यानी अगर रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कोई किसी भी चीज़ के बारे में, तो वह क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। मतलब इसमें बताया गया है एग्जाम्पल देके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, ये दृष्टांतों के माध्यम से बता दिया गया है। बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में पूछ लेते हैं बैंकर, क्या बैंकर पर दिया गया चेक डॉक्यूमेंट है, तो यस, दृष्टांत के अनुसार बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है। आपको यही टर्म याद रखने हैं, यही आएंगे, बैंकर, लिखित संविदा, मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक पर नक्शे जो होते हैं या जो ग्राफ वगैरह रेखांक बनाए जाते हैं, जिस लेख में निर्देश या अनुदेश हैं, कोई लेख है जिसमें निर्देश हैं, कोई डायरेक्शन लिखे हुए हैं अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से, या अनुदेश दिया गया है, तो वह डॉक्यूमेंट है। छठा, मुद्रित शिला पर मुद्रित, या तो किसी पदार्थ पर मुद्रित है, जमीन पर हो किसी पर भी, या कोई शिला पर मुद्रित है, जैसे पत्थर की मूर्ति पर कुछ लिखा हुआ है, या फोटोज पर चित्रित है, फोटो चित्रित, ये शब्द क्या है, चीज़ें डॉक्यूमेंट है। उपसंकाहन, ये वर्ड यूज़ किया गया है, आपको ये ऐसा ही याद रखना है। उपसंकाहन डॉक्यूमेंट है। इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, इसका इंग्लिश वर्ड हम देखें, मतलब उपसंकान मतलब किसी चीज़ पर अंकित किया गया है, मतलब किसी तरह का, जैसे कोई रसीद है, रसीद पर उपसंकाहित किया गया है, मतलब कोई चिन्ह के रूप में या सिग्नेचर के रूप में, तो इस तरह का ये एक
दर्शाने वाली चिन्ह या कुछ कह सकते हैं हम। तो इस तरह से ये है। इसके अलावा धातुपट, यानी लोहे की कोई वस्तु है उस पर या शिला पर उत्कीर्ण लेख, यानी शिला पर कुछ लंबा वर्णित कुछ लिखा है, लेख लिखा है, उसके बारे में कोई हिस्ट्रिकल लेख लिखा है। तो ये सभी चीज़ें, यानी लिखित संविदा, बैंकर पर दिया गया चेक, मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटर्नी, मानचित्र या रेखांक, लेख जैसे निर्देश या अनुदेश जिसमें दिए गए डायरेक्शन दिए गए हैं, कुछ आदेश दिए गए हैं, मुद्रित है किसी चीज़ पर, शिला पर मुद्रित है, शिला मतलब किसी मूर्ति या पत्थर, फोटो चित्रित है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, मैसेज दिया है, उपसंगान है यानी किसी पर अंकित किया गया है, धातुपट लोहे की कोई है उस पर, या शिला पर उत्कीर्ण कोई लेख लिखे हुए हैं, मूर्ति पर कोई लेख लिखा हुआ है, पत्थर पर कोई लेख लिखा हुआ है, स्मारकों पर कोई लेख लिखा हुआ है। तो ये सब डॉक्यूमेंट की श्रेणी में सेक्शन 29 आते हैं। दृष्टांत के माध्यम से इनके एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। तो आपको इनको वर्ड्स को याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मेंस में रिटर्न में लिखेंगे तो आपको इसका एग्जाम्पल देना है दृष्टांतों के अनुसार। ये चीज़ें जो है दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आती है। अगर आप इसी को ऐसा लिखेंगे तो आपके बेस्ट नंबर आएंगे। अगर आप इनसे हटकर वर्ड का यूज़ करके लिखेंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखने की कोशिश करें और अपने हैंड नोट्स बनाएं, बार बार रिवीजन करें, दोहराएं, याद आपको अपने आप हो जाएंगे। अब ये हमने क्लियर कर लिया। अब इसमें अंत में इसका स्पष्टीकरण जो हमने पढ़ा था उसको देखते हैं क्या बोल रहा है वो स्पष्टीकरण। हैंड नोट्स बनाते चलें। अक्षर, अंक या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है। अक्षर, अंकों या चिन्हों से कुछ भी क्या बोला गया है, वाणिज्यिक, कमर्शलाइज, व्यवहार, कमर्शलाइज ट्रांजैक्शन करने पर या कोई अन्य प्रथा, अन्य रीति से कुछ करने पर या तो अक्षर, अंक, चिन्हों के माध्यम से हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन करें या कोई अन्य प्रोसेस करें, तो उनकी अगर व्याख्या करते हैं, ऐसा करने पर जब उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो क्या निकल कर आता है कि वह उस धारा के अंतर्गत अक्षर, अंक या चिन्हों से अभिव्यक्त समझा जाएगा। जब इस तरह का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या अन्य रीति से कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो जब उसको व्याख्यात्मक रूप से हम देखते हैं तो ये निकल कर आता है कि वह अक्षर, अंक और जो चिन्ह हमने उनके माध्यम से जो उपयोग किया है उनसे अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, कि वह अक्षर, अंक और चिन्हों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। बस यही बोला गया है इसमें कि कुछ भी किया हो, चाहे वाणिज्यिक व्यवहार किया हो या अन्य रीति से कोई कार्य किया हो, तो उसकी व्याख्या करने पर यही निकल कर आता है कि अक्षर, अंक और चिन्हों के द्वारा ही इसे अभिव्यक्त किया गया है। यानी इनमें ये तीन वर्ड, अक्षर हो, अंक हो और चिन्ह, ये इम्पोर्टेंट है, इन्हीं का कनेक्शन है, इनका कनेक्शन इनसे होना चाहिए। चाहे कुछ भी करो, अभिव्यक्त यही होगा कि अक्षर, अंक और चिन्हों के माध्यम से ही ये अभिव्यक्त है। बस ये स्पष्टीकरण आपको यहाँ बता देता है। भले ही उसे इसमें एक और वर्ड अटैच किया गया है, चाहे इसे वस्तुतः अभिव्यक्त न भी किया गया हो, भले ही इसे अभिव्यक्त समझा जाएगा, लेकिन चाहे इसे अभिव्यक्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया हो, तब भी इसे अभिव्यक्त ही समझा जाएगा कि ये अक्षर, अंक और चिन्हों से, यानी स्पेशली
क्लेरिफाई नहीं किया गया है कि हाँ हमने अक्षर अंक और चिन्हों के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया है या अन्य प्रोसेस अपनाया है, तब भी ये माना जाएगा, चाहे उसे स्पष्ट न किया गया हो तब भी ये माना जाएगा कि इसे केवल अक्षर अंक और चिन्हों के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया गया है। यही स्पष्टीकरण ये सेक्शन 29 का एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से ये हमने सेक्शन 29 को समझा जाना। तो आज हमने बहुत अच्छा कुछ नया सीखा है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम सेक्शन 29A से कंटिन्यू करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पर डेली आपको प्री और मेंस के परीक्षा के प्रश्नों का जो है अभ्यास कर सकते हैं। माइनर एक्ट है, उसके क्यूज़ भी वहाँ पर डेली अपडेट हैं, केस लॉज हैं, हर तरह की जानकारी आपको वहाँ पर उपलब्ध है, जॉब अलर्ट। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें, या हमारी वेबसाइट है www.legalbuzznow.com, वहाँ पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।